नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि काबरा जो कि चिरायु अस्पताल में निसंतानता एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ। मैंने अपनी MBBS व स्त्री रोग विशेषज्ञ की डिग्री भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज से सन 2009 में प्राप्त की। उसके बाद मैं जोधपुर के उम्मेद अस्पताल एवं बैंगलोर के वाणी विलास अस्पताल में सीनियर स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत रही। उसके बाद मैंने अपनी निसंतानता की विशेष डिग्री व अनुभव कर्नाटका की बैंगलोर की कर्नाटका यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। उसके बाद मैंने सोनोग्राफी एवं दूरबीन शल्य चिकित्सा में अलग अलग अनुभव प्राप्त करके प्रेजेंटली मैं चिरायु अस्पताल में कार्यरत हूँ। आज इस वीडियो में जिस हम विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, मतलब बार बार गर्भपात होने वाली समस्या। आज हम इनको कुछ बातों में डिस्कस करेंगे, जैसे कि आखिर बार बार गर्भपात होने की समस्या क्या होती है, उसका इन्वेस्टिगेशन किस तरह से किया जाता है व इसका निदान और उपचार किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि गर्भपात क्या होता है। किसी महिला के अंदर जब अंडा फूटता है तो वो पति के शुक्राणुओं से मिलकर भ्रूण, जिसे कि एम्ब्रियो कहते हैं, वो बनाता है। उस एम्ब्रियो का शुरुआत यूजुअली महिला के अंदर होने वाली फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। 4 से 5 दिन के अंदर वो एम्ब्रियो सारा रास्ता तय करके बच्चादानी के अंदर पहुंचता है और 5वें दिन वो बच्चादानी की लेयर से चिपकता है, जिसे कि हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। उसके बाद 5 से 6 हफ्ते के अंदर ब्लड वेसल्स के थ्रू वो महिला से, माता से अपना कनेक्शन स्थापित करता है और माँ के खून के द्वारा उसकी ग्रोथ फैक्टर्स मिलते हैं और उसका विकास होता है। यूजुअली ये प्रक्रिया 6 से 10 हफ्ते का वक्त लेती है। अगर किसी भी कारणवश इन सभी प्रक्रिया में किसी भी लेवल पर कोई भी एबनॉर्मेलिटी होती है तो भ्रूण का विकास नहीं हो पाता और वो गर्भपात के रूप में सामने आता है। अगर किसी महिला में बार बार प्रेगनेंसी या कंसेप्शन के बाद बार बार गर्भपात होता है तो उसे हम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहते हैं। यूजुअली किसी महिला में अगर 2 बार से ज्यादा गर्भपात की समस्या होती है वो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के ग्रुप में रखी जाती हैं। आइए हम जानते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं। अगर हम गर्भाशय की बात करें तो अगर गर्भाशय में किसी भी तरह की झिल्ली, जिसे सेप्टम कहते हैं, या कोई बनावटी खराबी जो उसकी जन्मजात विकृति जैसे यूनिकॉर्नुएट या बाइकॉर्नुएट यूट्रस है, या फिर गर्भाशय में किसी भी तरह के फाइब्रॉइड्स या गठाने हैं, तो वो भ्रूण के विकास के में नहीं होने देती और उसके डेवलपमेंट को रोकती हैं। अगर हम भ्रूण की बात करें तो उसमें अगर कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है तो प्रकृति का नियम है कि जो भ्रूण आगे सर्वाइवल के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होता उसका वैसे ही गर्भपात हो जाता है। ये काफी रोचक सवाल है और काफी जिज्ञासाजनक है और कई कपल्स हमसे आकर पूछते हैं कि जब हम में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी नहीं है तो हमारे बच्चे में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी कैसे आई। आप ये जानिए कि अगर माता पिता दोनों स्वस्थ हैं उसके बाद भी उसमें कुछ स्मॉल माइक्रो डिलीशंस या क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशंस होते हैं जो कि साइलेंट लेवल पे रहते हैं और वो भ्रूण के अंदर उभर कर सामने आते हैं, जिसके कारण उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती है और वो ग्रो नहीं कर पाते। अगर माँ के खून के लेवल पे बात की जाए, उनके ब्लड वेसल्स के कनेक्शंस की बात की जाए, तो अगर माँ के खून में किसी तरह की कोई खराबी है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज है, बीपी की शिकायत है, या फिर किसी तरह के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं, जिसमें सबसे जो कॉमन होता है वो एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम होता है, जिसके अंदर माँ के खून में थक्का बनने की शक्ति बहुत ज्यादा हो जाती है और इस कारण से भ्रूण माँ से प्रॉपर कनेक्शन स्थापित नहीं कर पाता और 6 से 10 हफ्तों में उसका गर्भपात हो जाता है। अगर इस तरह की किसी भी तरह की समस्या होती है तो भ्रूण का विकास नहीं हो पाता और उनमें रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस होता है। अगर इस तरह की महिला हमारे पास आती है तो हम उसकी सबसे पहले सोनोग्राफी करके यह ज्ञात कर लेते हैं कि उनके गर्भाशय में किसी तरह की झिल्ली या सेप्टम तो नहीं है, या उनमें कोई जन्मजात विकृति और बनावटी खराबत यानी यूनिकॉर्नुएट या बाइकॉर्नुएट यूट्रस तो नहीं है, या फिर फाइब्रॉइड यानी गर्भाशय में होने वाली गठाने तो नहीं है। और फिर उस महिला के खून की जांच की जाती है और ये कंफर्म करते हैं कि उसमें कोई थायराइड डिसऑर्डर, डायबिटीज या फिर प्रोलैक्टिन लेवल हाई या PCOS या फिर कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी की टेस्टिंग करके कंफर्म करते हैं कि उसमें किस लेवल पर खराबी है। अगर कोई कपल के अंदर गर्भपात की समस्या 3 बार से ज्यादा हो चुकी है तो उनके माता पिता दोनों के खून की टेस्टिंग करके हम कंप्लीट कैरियोटाइपिंग भी करते हैं, जिसमें डिटेल क्रोमोसोमल एनालिसिस करके कंफर्म किया जाता है कि उनमें साइलेंट लेवल पे कोई म्यूटेशंस तो नहीं है। इसके अलावा पिता के वीर्य में
डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स जो कि एक टेस्ट होता है वो किया जाता है। जी हाँ, अगर वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या और गतिशीलता दोनों नॉर्मल है, उसके बावजूद भी शुक्राणुओं के अंदर डीएनए फ्रैगमेंटेशन की समस्या हो सकती है। ये समस्या कैसे उत्पन्न होती है? जो पुरुष ज्यादा तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का सेवन करते हैं या फिर ज्यादा इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, ज्यादा लैपटॉप का यूज करते हैं, गर्मी की अवस्था में ज्यादा लंबा समय व्यतीत करते हैं, उनके वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या और गतिशीलता नॉर्मल होने के बावजूद शुक्राणुओं के अंदर डीएनए फ्रैगमेंटेशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर इस तरह के पुरुषों को 3 से 6 महीने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स और मल्टीविटामिन का ट्रीटमेंट दिया जाए तो डीएनए फ्रैगमेंटेशन का लेवल कम हो जाता है और उन्हें भी प्रॉपर प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाती है। उनकी पत्नियों को भी और महिलाओं को भी प्रॉपर प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाती है और हेल्दी प्रेगनेंसी का डेवलपमेंट होता है। इसके आगे हम देखें तो कुछ ऐसे दंपत्ति होते हैं जो कि 10 से 20% के दंपत्ति होते हैं जिनमें सारे टेस्ट करने के बाद भी कोई भी कारण ज्ञात नहीं हो पाता है। इन्हें हम यूजुअली अननोन या इडियोपैथिक कॉजेज ऑफ रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस में रखते हैं। एक्चुअली अभी इनके कारण साइंस को भी ज्ञात नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई कारण नहीं है, लेकिन उनके लिए अभी कोई टेस्ट आगे नहीं आ पाए हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से एटलीस्ट हमको इस बात के बारे में अनुभव होता है कि 80 से 90% दंपत्ति हैं जिनमें कि अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए, उनका प्रॉपर इलाज किया जाए, उपचार किया जाए तो उनमें एक हेल्दी, अगर प्रॉपर उपचार के बाद एक गर्भपात की समस्या से निदान पाया जा सकता है, उनमें एक हेल्दी प्रेगनेंसी की ग्रोथ होती है। और दिन प्रतिदिन साइंस भी तरक्की कर रहा है, नए टेस्ट आ चुके हैं जैसे कि आजकल एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी टेस्ट आ गया है और भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर डीएनए की एनालिसिस करना, क्रोमोसोम की एनालिसिस करना शुरू हो चुकी है, जिसके कारण अज्ञात कारणों का प्रतिशत दिन प्रतिदिन कम होता चला जा रहा है। तो अगर आप इस तरह की किसी भी समस्या से ग्रसित हैं या आपके परिवार में किसी को ये समस्या है तो बिल्कुल मत हिचकिचाइए, आज ही अपने डॉक्टर को मिलिए और इन सभी विषयों पर आप चर्चा कीजिए। अगर आप हमसे किसी तरह की हेल्प चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए, आप हमें मेल भी कर सकते हैं और आप हमसे डायरेक्ट आकर परामर्श भी कर सकते हैं। हमें आपकी मदद करने में बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।